इमरान खान साहब ने जेल से 7 नकात भिजवाए हैं कौम के नाम, और ये उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन कहाँ खड़े थे और आज इतनी लंबी कैद गुजारने के बाद कहाँ खड़े हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जितने भी लीडर गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनके मौक़िफ़ में लचक आती है। उनकी जो पार्टी है वो भी अपनी मौक़िफ़ के अंदर लचक लेकर आती है और वो कोशिश करते हैं पहले हमारा लीडर बाहर आ जाए, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। पहली प्रायोरिटी होती है लीडर को बाहर लाना, लेकिन इमरान खान साहब की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। वो अपनी पार्टी को भी कहते हैं कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाओ, और खुद वो कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूं, चाहे मैं 500 दिन हूं, चाहे 500 साल हूं। अब यहां जब आप इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो 7 चीज़ें इमरान खान साहब ने बयान की हैं जिनके ऊपर वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको एज इट इज बताता हूं। इमरान खान साहब के ट्विटर से उसको शेयर भी किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडियाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज़ मुतालबात हैं। ये वो 2 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने कहे थे कि मैं अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकूंगा। अगर आप ये मुतालबात मानते हैं तो फिर मुज़ाकरात उसके बाद होंगे। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मुअख्खर कर रहा हूं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के खदोखाल और टाइमलाइन का फैसला करूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक पे बहुत तनकीद हो रही थी। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर कई लोग जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह आवाज नहीं उठा रहे थे। लोग डरे हुए थे और इमरान खान की पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया। ये कहा भी गया कि देखें आप हैं तो पाकिस्तानी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। ये सवाल उठाया गया। अब इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हमें क्यों ये तहरीक चलानी पड़ रही है। तो ये 7 वजूहात हैं जो इमरान खान साहब ने बताई हैं। नंबर 1, 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन आईन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। पहली वजह उन्होंने बताई कि हमारे साथ पहली ज्यादती जो बड़ी हुई, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी हुकूमत कैसे गिराई गई, वो उसके बाद 2023 में आए। उन्होंने कहा जी हमारे इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे, ये 90 दिन आईन और कानून कहता है, इन्होंने आईन और कानून तोड़ दिया, इलेक्शन नहीं करवा रहे थे कि पीटीआई का पहले सफाया करो। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से जायद मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हिरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा से लेकर कारकुनों पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक न लिया। कादी फायद ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। नंबर 3 पे इमरान खान साहब ने बताया कि तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनको गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और कादी फायद ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना, जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। चौथी ऑप्शन का बंदा खड़ा हुआ, आप अंदाजा कर लें। फिर चौथी चीज इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर चुका था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन उस पर भी निजाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया। नंबर 5, इस रजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निजाम पर कब्जे के लिए हर जाबराना और गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आजादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया। अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ किया गया।
इस तरमीम की मंजूरी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी एक मजायका खेज दास्तान है। लेकिन इस सारे मामले पर भी ना अदलिया ने कोई नोटिस लिया, ना रियासत का चौथा सतून समझे जाने वाला मीडिया इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की इखलाकी जुर्रत कर सका। नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीके इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। यह ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरियत पर शब खून भी है। नंबर 7, 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनका मुतालबा आइन और कानून और जमहूरियत की बहाली था, ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, ना ही कोई और पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई। लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग शहीद किए गए। 12 लोग मगरिब से पहले शहीद किए गए और बाकियों को रात बिजली बंद करके गोलियां मारी गई। इन हालात में जब पाकिस्तानियों से तमाम आईनी हुकूक छीन लिए गए हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया गया है, कानून और आइन की बुनियादें हिला दी गई हैं, अपने ही शहरियों पर गोलियां भी चलाई जा रही हैं, इदारों को अवाम के मुकाबले में लाने की कोशिश की जा रही है, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना कौम की मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा अपोजिशन लीडरान को जेल में मुलाकात के लिए मैं वेलकम करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मौलाना फजल रहमान साहब और अचक ज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब और दीगर कुछ और लोग हैं, वो इमरान खान साहब से जेल में मिलना चाहते हैं और इमरान खान साहब उनसे शायद मुलाकात भी करेंगे अगर सिस्टम ने इजाजत दी तो। लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाजत देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और उनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। बाकी खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, वाकई सूरत हाल वहां तक पहुंच गई है कि अब इमरान खान साहब की बात माननी पड़ेगी। यानी नजम सेठी साहब हो गए और कुछ और भी सहाफी हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ ज्यादातर वो रिपोर्टिंग करते रहे और उनका बयानिया इमरान खान साहब से मुतसादिम रहा है, यह नजरियाती इख्तलाफ रहा है और यह सबका हक होता है। यानी अगर किसी को इमरान खान साहब के नजरिए से इख्तलाफ है तो वो ये हक इस्तेमाल कर सकता है अपना, और अगर मुझे किसी के नजरिए से इख्तलाफ है तो मैं भी ये हक इस्तेमाल कर सकता हूं अपना। तो यही आजादी इज़हार राय होती है। लेकिन बाद लोग जो है वो जब साजिशों का हिस्सा बनते हैं और अजीब अजीब काम करते हैं तो फिर उनको लोगों की तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। नजम सेठी कहते हैं 1 साल लगा लो या 2 साल, आखिरकार इमरान खान के साथ मुकम्मल करना ही पड़ेगा। बेहतर है इमरान खान के साथ बात करके इसे अपने और मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लें। बटन दबाकर इमरान खान फारिग नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग अब ये मान रहे हैं कि अब रास्ता ही कोई नहीं है, यानी इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करेंगे तो फिर कहां जाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया है और राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी 2 स्टेटमेंट उनके आए। एक तो ये पीटीआई से मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इमरान खान साहब ही रुकावट हैं। एक तो वो अब नरम स्टेटमेंट दे रहे हैं निस्बतन। दूसरा, राणा सनाउल्लाह साहब का एक और स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखें, चाहे यूनिफॉर्म के अंदर जो लोग हैं 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक लोग यूनिफॉर्म में हों या बगैर यूनिफॉर्म में हों, दोनों तरफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होना चाहिए और दोनों तरफ से ये बात होनी चाहिए। तो मैं एक चीज में क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने और सब ने जो बावर्दी रेंजर्स एहलकार जिनकी शहादतें हुई, जो एफसी एहलकार की शहादत हुई, इस मामले के ऊपर सब ने इजहार हमदर्दी किया और ये शहादतें एक हादसे के नतीजे में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद सब ने इजहार हमदर्दी किया। और क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के ऊपर थे और दौरान ड्यूटी, अब ड्यूटी आप उनसे क्या ले रहे थे ये एक अलग बहस है, लेकिन दौरान ड्यूटी वो शहीद हो गए। वो तो अपना काम करने आए थे, तो वो शहादतें हैं उनकी, तो उनके ऊपर तो सबने जो है वो कहा कि अफसोस का इजहार भी किया, हमदर्दी का इजहार भी किया। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग शहीद हुए उनके ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की। राणा सनाउल्लाह साहब आपकी पार्टी तो अभी तक मानती ही नहीं है, वो तो तस्लीम ही नहीं करते कोई एक बंदा भी जो है उसको गोली लगी है और कोई एक बंदा भी जो है वो शहीद हुआ है, वो तो ये मानते ही नहीं है। तो ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस मामले में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया था। अब इस वक्त जो अमेरिका का मूड है ना पाकिस्तान को लेकर, यानी जो आने वाली ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, 1 महीना बाकी रह गया है, 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ ले लेना है। उसके बाद जो अमेरिका का स्याह और सफेद है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के पास हो गई, लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ी इंफ्लुएंशियल ताकत है अमेरिका, और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो अमेरिका की तरफ देखते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने मामलात के लिए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में चीजें आ जाएंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उन्होंने अपनी टीम बनाई है, उसके मूड को देखते हुए मौजूदा हुकूमत ने सर जोड़ ली है कि बचना कैसे। यानी इन्होंने पूरी कोशिश की थी, इन्होंने अपने सफीर की ड्यूटी लगाई वहां पे और बहुत सारे लोगों को कहा
बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से रब्ता किया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा ऑफर किया, लॉबिंग के लिए पैसा खर्च किया, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी हुई नहीं। बजाय इसके कि कामयाबी होती, जो कुछ इन्होंने किया वो उल्टा गले पड़ गया। और जिस तरह वो जियो ने एक खबर लगाई, और जियो को वहां देखा जाता है कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक चैनल है या प्रो पीडीएम एक चैनल है जिसकी इस वक्त हुकूमत है, तो वो जब ट्रोलिंग कर रहा था ट्रंप की टीम की या ट्रंप की, तो उसको लेकर काफी वहां पे जो है वो गड़बड़ हो गई, और वो मामला जो बाद में खुलना था वो अभी खुल गया। अब 1 महीना बाकी है, सारे सर जोड़कर बैठे हैं कि इसमें अब करें क्या। इसमें से हुकूमत को सिर्फ एक चीज मिल सकती है, सिर्फ एक बयानिया मिल सकता है, और वो भी लंगड़ा बयानिया है, यानी वो भी इतना काम नहीं आएगा। एक कमजोर बयानिया ये मिल सकता है, हो सकता है इसे 5 या 10 साल के बाद इनके काम आ जाए, लेकिन कमजोर बयानिया ये जरूर मिल सकता है कि इमरान खान को छुड़ाने के लिए अमेरिकन ने राब्ता किया था। हालांकि इमरान खान को पकड़ने के लिए भी अमेरिकन ने जो कुछ किया था बाकायदा साइफर आ चुका है, और वो अंदर खाते हो रहा था जो भी हो रहा था। यहां अमेरिकन जो बात कर रहे हैं ओपनली कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, सारी दुनिया पढ़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला ह्यूमन राइट्स का, कोई रजीम चेंज नहीं वो पाकिस्तान में करवा रहे। वो पाकिस्तान में कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दो, अगर वो कहेंगे तो मैक्सिमम ये कहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इंसाफ दे दो, गैर कानूनी तौर पर उसको जेल में रखा हुआ। सारे ओवरसीज पाकिस्तानी ये रोजाना कहते हैं, इनका मुतालबा ही एक है कि फ्री इमरान खान, और वो टॉप ट्रेंड भी कर रहा है तब से लेकर अब तक। अब इंतजामिया को और एस्टेब्लिशमेंट को मसला यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत के जो बड़े नाम हैं उन्हें, और एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े लोग हैं उन्हें यह प्रॉब्लम पेश आ सकती है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कि उनके ऊपर पाबंदियां लग जाएं। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो पाबंदियां अमेरिका लगाए ये तो कोई भी नहीं चाहेगा, और ना पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की कोई हमायत करेगा। इससे अमेरिका के खिलाफ मुखालफत में पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं वो सारे भी अमेरिकन गवर्नमेंट को ये इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप पाकिस्तान पर पाबंदी ना लगाएं। और उन्होंने मुतालबा भी यही किया है कि अगर आपने पाबंदी लगानी है तो जो लोग जुल्म सितम कर रहे हैं, जो लोग इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, जो लोग जमहूरियत को और आजादी इजहार राय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उन पर पाबंदियां लगा दें। और यही उनसे मुतालबात किए जाते हैं ओवरसीज की जानिब से। तो अगर ये पाबंदियां लग जाती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तानी हुकूमत के बहुत सारे लोग और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लोग अपने वीज़ों के लिए, अपनी ट्रैवलिंग के लिए, इनके ऊपर ट्रैवलिंग के बैन लग जाएं, इनके ऊपर वीज़ाज के बैन लग जाएं, इनके ऊपर जो है इनके एसेट्स के ऊपर बैन लग जाएं, एसेट्स इनके सीज कर दिए जाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसके ऊपर सर जोड़कर बैठे हैं कि करें क्या। पीछे रह गया 1 महीना। अब 1 महीने में इमरान खान को चाहे डरा के, चाहे धमका के, चाहे प्यार से, चाहे पांव पकड़ के, चाहे मना के, कुछ ना कुछ करके इन्होंने मैनेज करना है। और अगर ये 1 महीना भी गुजर जाता है तो फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पाकिस्तान पे नहीं होंगे, वो शख्सियात के ऊपर होंगे। क्योंकि अमेरिका ने भी इस बात को अंडरस्टैंड किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो शख्सियात की वजह से हो रहा है, वो ख्वाहिशात की वजह से हो रहा है। और पाकिस्तान या पाकिस्तान की रियासत इसके अंदर उस तरह इन्वॉल्व नहीं है। ये चंद लोगों की बंद कमरे में बैठ के जो ख्वाहिशात हैं उन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है, और उन्हीं ख्वाहिशात की तकमील में पूरे पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं यरगमाल बनाते हुए। तो ये है जनाब, इसको देखते हुए इस वक्त इस हुकूमत को बहुत ज्यादा परेशानी है कि हमने इन मामलात से निपटना कैसे है। जियो न्यूज की जो रिपोर्टिंग जिसने मसला डाल दिया था उसके ऊपर एक चीज और हुई है, और ये एक नई डेवलपमेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट में हुआ यह है कि रायन ग्रिम जो लिखते हैं, राइटर हैं, थोड़े दिन पहले भी इनकी खबर का मैंने हवाला दिया था, इन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जनाब जियो को तो अमेरिका की एड मिलती है, जंग ग्रुप और जियो ग्रुप को तो अमेरिका पैसे देता है यूएस एड के जुमरे में या दीगर चीजों के जुमरे में, या कोई इश्तिहार कोई कंपेन मिल जाती है, तो ये तो पैसा कमाते हैं अमेरिका से। तो इस पे जो है वो रिचर्ड ग्रेनल ने ये लिखा कि नॉट फॉर लॉन्ग, अब ये नहीं होगा। यानी जंग ग्रुप जो पैसा अमेरिका से बनाता था वो पैसा बनना भी बंद हो जाएगा, या वो पैसा अब जंग ग्रुप को नहीं मिलेगा। ये पैसा कितना था इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ दावे हैं, लेकिन यहां पे एक सहाफी है, उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा काम किया, वकास साहब हैं, और इन्होंने इसके हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर ये रकम बताई जाती है मुबैना तौर पे, जो पैसा जियो ने अमेरिका के साथ वो काम शाम करके तो हासिल किया है। बहरहाल अब ये पैसा उन्हें नहीं मिलेगा, तो इसका कोई ना कोई नुकसान तो होना था। लेकिन जियो अपनी क्रेडिबिलिटी अब बचाने के लिए इस किस्म की खबरें चला रहा है। बहुत मुमकिन है कि वो अमेरिका में जियो के खिलाफ कोई केस भी कर दे, लेकिन जियो के ऊपर ये पहला केस नहीं होगा। ARY पे भी होते रहे हैं, बाकी टीवी चैनल्स पे भी होते रहे हैं। तो अमेरिका में, बरतानिया में इस किस्म के केसेस होते हैं और ये बड़े लंबे चलते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल
जिस तरह की रिपोर्टिंग जियो ने की है ये बायस्ड थी। इसके अंदर जो है वो बुग्स शामिल था, इमरान खान साहब की मुखालफत शामिल थी, सिर्फ इसलिए कि इस शख्स ने इमरान खान साहब की हमायत की थी, लिहाजा इसके खिलाफ जियो ने अपना गुस्सा निकाला। हालांकि इससे पहले बहुत सारे इसी तरह के लोग अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों के ऊपर रहे, हमेशा से रहे, जियो ने कभी उनकी ऐसे तस्दीक नहीं की। लेकिन ट्रंप की और इस आदमी की खास तौर पर तस्दीक इसलिए की कि जियो को यह लगता है कि ये इमरान खान के सपोर्टर हो सकते हैं, या इनके आने से इमरान खान को जो लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या जो बाइडन की इंतजामिया ने जो खुली छूट दे रखी है कि जो मर्जी आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करें, वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद हो जाएंगी। लिहाजा जियो ने जो किया उसके जो असरात हैं वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे पड़ रहे हैं और लगातार पड़ रहे हैं। एक और खबर है नाजरीन, सोशल मीडिया को तोड़ने के लिए या उसका तोड़ हासिल करने के लिए लगातार हुकूमत कोशिश कर रही है। अभी फिर हुकूमत ने एक लंबा चौड़ा बजट जो है उसका एक प्रपोजल बना लिया है और बहुत मुमकिन है कि बहुत सारा पैसा दोबारा खर्च किया जाए। कभी ये फायरवॉल लगा देते हैं, कभी ये कुछ और करते हैं, कभी एक एक्टिविटी, कभी दूसरी एक्टिविटी, कभी तीसरी एक्टिविटी, एक के बाद एक एक्टिविटी करते हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी तक ये सोशल मीडिया को कंट्रोल कर नहीं पाए। देखिए रीजन उसका एक ही है और सादी वजह है कि इनके पास वो सौदा ही नहीं है जो सोशल मीडिया की मार्केट में बिके। वहां लॉजिक के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी, वहां लोगों को आपको कायल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप स्याह को सफेद कहेंगे और लोग पैसे लेकर आपको कहेंगे हाँ ये सफेद है। ये नहीं हो सकता। लोग स्याह को स्याह ही कहेंगे। अब स्याह को थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि ये डार्क ग्रे है, व्हाइट को आप कह सकते हैं कि गौर से देखें इतना ऑफ व्हाइट है। इतना मार्जिन आप क्रिएट कर लेते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन आप सफेद को काला और काले को सफेद नहीं कर सकते। दूसरी एक और चीज जो मैंने सोशल मीडिया के बारे में महसूस की है कि ये एक ऐसा फिनोमिना है कि आप इसके सामने जब रुकावट लेकर आते हैं ना, तो ये बजाय रुकावट के सामने रुकने के ये थोड़ा ऊपर होकर फिर क्रॉस कर जाता है। आप आगे फिर रुकावट लेके आते हैं, ये फिर उसके सामने रुकने के बजाय थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर क्रॉस कर जाता है। तो होता यह है कि सोशल मीडिया को जितना आप ताकत के साथ रोकते हैं, ये उतना ऊपर 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 फ्लाई करता है और ये आपसे ताकतवर होता जाता है। तो इसको आप ऐसे ताकत से रोक नहीं सकते। आप इसके सामने लॉजिक लेकर आएंगे, इसको मोल्ड करेंगे, तरीके से आप इसको समझाएंगे, तब जाके बात बनेगी। ऐसे हो नहीं सकता। एक और खबर है नाजरीन, और वो ये है कि सालार काकड़ ने जेल से 2 लाइनों का एक खत लिखा है सिर्फ। सालार काकड़ आप सब जानते हैं, इमरान खान साहब के करीबी साथियों में से एक, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। ये और चंद और लोग हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई बहुत ज्यादा नाम तो नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो बड़ी डेडिकेशन के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और सालार काकड़ का जो खत है वो सिर्फ 2 लाइनों का है। उसने जेल से लिखा कि 1 एंड ओनली डिमांड, रिलीज इमरान खान, और सिर्फ नीचे अपना नाम लिखा और बताया कि मैं जेल में हूं और 17 तारीख को 12वें महीने की 2024 में मैं ये लिख रहा हूं। अब आप अंदाजा करें कि इमरान खान साहब के लोगों की उनके साथ वाबस्तगी कितनी ज्यादा है। नादरीन, इस वीलॉग का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते आपको एक चीज और बताऊं कि ये पूरी कौम को कैदी नंबर 804 के पीछे लगा करना हुकूमत चुप करके चीजों की कीमतें बढ़ा देती है और 1 या 2 दिन के बाद रोला डाल देती है कि देखें महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन इस चीज में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है कि वो हुकूमत की खामियां, उनकी नालायकियां, उनकी नाअहली या वो जो महंगाई में इजाफा करते जा रहे हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर तनकीद कर सके। क्योंकि तहरीक इंसाफ का ज्यादा फोकस इस बात पे रहा है कि वो अपने हुकूक कैसे हासिल करें। यानी उनको इतना तंग किया गया कि वो अपने मामलात में उलझ कर रह गए और वो कोई एक ऐसी टीम नहीं बना सके जो हुकूमत की गलत पॉलिसीज की निशानदेही करती रहे, हुकूमत की नालायकी, नकम्मेपन की और 2-4 और चीजें जो हैं जो हुकूमत कर रही है कंटिन्यूसली, उनके ऊपर कोई नुक्ताचीनी कर सके। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को एक ऐसा ग्रुप तश्कील देना चाहिए जो हकायक को कौम के सामने लेकर आए। अभी बड़ी खामोशी के साथ इन्होंने दोबारा से गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। चुप करके एक स्टेटमेंट देते हैं इमरान खान के खिलाफ कि जनाब उसको हम मिलिट्री कोर्ट में भेजने लगे हैं, और 15 मिनट के बाद जो है वो पेट्रोल की, गैस की या बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं। अब लोगों की सारों की तवज्जो इमरान खान की तरफ होती है, ये चुप करके नीचे से दाव लगा देते हैं। ये रोजाना का इन्होंने वतीरा बनाया हुआ है और 2 दिन के बाद स्टेटमेंट जारी करते हैं, देखें जी अब मईशत ठीक कर रहे हैं और महंगाई बहुत कम हो गई। पाकिस्तान का हर आदमी इनको झोलियां उठा के बदवाएं देता है कि यार खुदा का खौफ करो, अभी तुमने महंगाई बढ़ाई, अब तुम कह रहे हो कम हो गई। कैसे कम हो गई है? ये महंगाई ऐसे बढ़ाते हैं दाव लगा के, और अपोजिशन इसके अंदर कोई मौसर किरदार बदकिस्मती से अभी तक अदा नहीं कर पा।